वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम शुभम है। हम इस वीडियो के अंदर इससे पहले जो हमने एक वीडियो देखी है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th कंज्यूमर्स बिहेवियर, इनके कुछ एमसीक्यूज हमने पिछले वीडियोस के अंदर देखे हैं। ये पार्ट 2 रहेगा, सेम पार्ट 2 रहेगा ये, और जो है उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एमसीक्यूज फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इतने क्वेश्चन जो है हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। हम आगे जो है अब बढ़ रहे हैं। देखिए जी, लास्ट सवाल हमने ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। लॉ ऑफ डिमांड मस्ट फेल इन केस ऑफ। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज कीजिए, आपका जो भी आंसर है उसको बताइए। ठीक है, फिर आप जैसे ही आंसर लॉक कर लेते हैं उसके बाद में वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है साहब? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस एंड डिमांड ऑफ द गुड के अंदर इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन कह लो, नेगेटिव रिलेशन कह लो, ऑपोजिट रिलेशन कह लो, कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड फॉर गुड जो है वो कम होगी, जब भी प्राइस घटेगी तो डिमांड फॉर गुड जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, इसको हम नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। सवाल कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के अंदर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता। मतलब ऐसा कौन सा टाइप ऑफ गुड है जिसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता। देखिए जी, नॉर्मल गुड के अंदर अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है। इसके अंदर जो है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। बात करें इंफीरियर गुड की, इंफीरियर गुड की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है, अगर उसकी प्राइस घटती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। ये इंफीरियर गुड भी जो है लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। लेकिन वैसा ये जो गिवन गुड है ये फॉलो नहीं करता है लॉ ऑफ डिमांड को। ठीक है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड गिवन गुड के केस में फेल हो जाता है। आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो गिवन गुड है उसकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड फॉर गिवन गुड भी जो है वो बढ़ जाती है। प्राइस जब इसकी घटती है तो डिमांड फॉर गिवन गुड भी जो है वो गिर जाती है। ठीक है जी, गिवन गुड जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। ये जो है एक एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, याद रह जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंफीरियर गुड आर दोज हुज इनकम इफेक्ट इज। बताइए जी, इंफीरियर गुड के अंदर इनकम इफेक्ट क्या रहता है? वाई एक्सिस पर हमने लिए कंज्यूमर की इनकम, और यहां पर लिए हमने क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड एक ऐसे गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर, ये लो क्वालिटी गुड होते हैं जो कि जिस व्यक्ति की इनकम कम है वो इनको जो है ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में बाजरा और वीट की बात होती है। अगर एक व्यक्ति की इनकम कम है और वो वीट अफोर्ड नहीं कर सकता, इस केस में वो जो है बाजरे को ज्यादा प्रेफरेंस देगा और वो जो है बाजरे को कंज्यूम करेगा। अब बाजरा यहाँ पर एक इंफीरियर कमोडिटी है एज कंपेयर टू वीट। तो जब एक व्यक्ति की इनकम कम रहती है तो वो इंफीरियर गुड को जो है ज्यादा परचेज करता है, और जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है तो वो जो है इस इंफीरियर गुड के बजाय शिफ्ट हो जाता है एक नॉर्मल गुड के ऊपर। ठीक है, ये बेसिकली उन गरीब व्यक्तियों के लिए है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा कम है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम जब हमारे पास में जब पैसा कम रहता है तो हम जो है किसी ठेले या थड़ी से जो है किसी ठेले से जो है क्या लेते हैं, बर्गर परचेज करके खाते हैं जब तक हम स्कूल में हैं। ठीक है, वहां पर वो जो हमें 15 या 20 रुपए का जो है बर्गर मिलता है तेल वाला, वो जो है हम वहां पर कंज्यूम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनकम कमाने लग जाते हैं, हमारे पास में पैसे आ जाते हैं, तो हम किसी मैकडोनल्ड्स मैकडोनल्ड्स या फिर
बर्गर किंग वगैरह, यहाँ पर जाकर जो है उस चीज को परचेज करते हैं। सेम कमोडिटी है, ये इंफीरियर कमोडिटी है और ये जो है एक नॉर्मल या फिर सुपीरियर कमोडिटी है। तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वैसे ही वो जो है इंफीरियर गुड की डिमांड को कम कर देता है। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वो इंफीरियर गुड की जो है डिमांड को कम कर देगा। ठीक है, जब उसकी इनकम यहाँ पर मान लीजिए फर्ज कीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 लाख उसकी इनकम जो है 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए है। तो जब उसकी इनकम 600 रुपए है, जब उसकी इनकम ज्यादा है तो उसकी डिमांड को जो है वो क्या कर देगा वैसा कम कर देगा। ठीक है, डिमांड यहाँ पर उसने कम कर दी। जैसे उसकी पहले उसकी इनकम चलो मान लेते हैं 1 रुपया है, तब वो जो है ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। जैसे उसकी इनकम बढ़ती है तो उसको जो है क्वांटिटी को वो कम कर देता है। फिर जैसे उसकी इनकम बढ़ती है उसकी क्वांटिटी और कम करता है, 4 पर वो और कम कर देता है। इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमको एक नेगेटिव या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमें बताता है इनवर्स रिलेशनशिप या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप, इसका मतलब है कि इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स के अंदर जो है कैसा रिलेशनशिप रहता है, नेगेटिव रिलेशन रहता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसके अंदर कर्व बनेगा। तो इंफीरियर गुड आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। ठीक है जी, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी डिमांड फॉर इंफीरियर गुड जो है वो क्या हो जाएगा वैसा कम हो जाएगा। जैसे जैसे इनकम घटेगी डिमांड फॉर इंफीरियर गुड बढ़ जाएगा। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनमें से कौन सा जो है सब्स्टिट्यूट गुड बताता है। सब्स्टिट्यूट गुड वो होते हैं जो कि एक की जगह पर दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल जो है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कार और पेट्रोल एक साथ इस्तेमाल होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड होते हैं जिनको एक की जगह पर हम दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक जो है सब्स्टिट्यूट गुड के एग्जांपल, सब्स्टिट्यूट गुड के एग्जांपल हैं। जूस एंड कोल्ड ड्रिंक जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड के एग्जांपल हैं, क्योंकि जूस अगर आप नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी जगह आप कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक की जगह आप जूस कंज्यूम कर सकते हैं। ब्रेड एंड बटर जो है वो सेम बात, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ब्रेड के साथ में बटर का जो है इस्तेमाल होता है। ब्रेड की जगह पर ब्रेड की जगह पर बटर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्रेड एंड बटर जो है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, एक साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। ऑल ऑफ दीज नहीं है, आंसर इज बी। बी जो है हमारा सही आंसर है। जूस एंड कोल्ड ड्रिंक जो है सब्स्टिट्यूट गुड के एग्जाम्पल हैं। इन केस ऑफ गिफन पैराडॉक्स, गिफन पैराडॉक्स क्या होता है साहब, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। गिफन पैराडॉक्स है कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ गिफन गुड बढ़ती है वैसे डिमांड फॉर गिफन गुड भी जो है बढ़ जाती है। जैसे जैसे प्राइस ऑफ गिफन गुड गिरती है तो डिमांड फॉर गिफन गुड भी घट जाती है। यही है गिफन पैराडॉक्स कि जो है ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहा। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व देखिए जी, यहाँ पर दोनों जगह पे पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन जब भी होता है तो हमारे पास में डिमांड कर्व जो है वो जो हमारे पास में कर्व बनता है वो कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व यहाँ पर बनता है। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव, गलत। पॉजिटिव सही आंसर है। आंसर बी जो है इसका रहेगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं, आंसर बी। एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन कंज्यूमर्स इनकम डिमांड कर्व फॉर कोड्स या फिर इंफीरियर गुड, जैसे जैसे अभी हमने देखा इनकम और इंफीरियर गुड के अंदर कैसा रिलेशन है, वैसा नेगेटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी इंफीरियर गुड की डिमांड घट जाएगी, इनकम घटेगी इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम और इंफीरियर कमोडिटी के अंदर। एज अ रिजल्ट इन राइज इन कंज्यूमर्स इनकम डिमांड कर फॉर इंफीरियर गुड शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट कैसे हुआ देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिया प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड और यहाँ पर लिया इन्होंने डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इंफीरियर गुड। अब ऐसी सिचुएशन में उसकी प्राइस तो कांस्टेंट है, केवल और केवल कंज्यूमर की जो है इनकम के अंदर चेंज हुआ है। कंज्यूमर की जैसी इनकम बढ़ी तो उसने जो पहले कंज्यूम कर रहा था Q1 क्वांटिटी इसी प्राइस पर, अब वो जो है इसको घटा देगा और वो जो है Q2 क्वांटिटी पर आ जाएगा। ठीक है, डिमांड कर्व इंफीरियर गुड की सिचुएशन के अंदर जो है क्या हो गया, शिफ्ट टू लेफ्ट हो गया। शिफ्ट टू राइट नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो नहीं और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन भी नहीं। आंसर इज डी।
ठीक है, शिफ्ट कहां पर हुआ, जैसे इनकम बढ़ा तो उसने जो है इंफीरियर गुड की डिमांड को जो है वो कम कर दिया, उसका जो डिमांड कर वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन राइज इन द प्रोडक्ट ऑफ वन रिजल्ट्स इन। अगर दो गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अगर बढ़ती है तो डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी जो है वो गिरेगी। अब एक्स और वाई कमोडिटी जो है वो दोनों एक साथ इस्तेमाल होती हैं। जैसे मान लेते हैं कार एंड पेट्रोल। अगर मार्केट में लोग कार नहीं चला रहे हैं, कार की डिमांड कम है, तो वैसा पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर कार कैसे चलती है, पेट्रोल से चलती है। अगर कार लोग नहीं चलाएंगे मतलब मार्केट में पेट्रोल की डिमांड भी नहीं रहेगी। तो इन दोनों का जो है एक साथ डिमांड क्या होता है, कम होता है। तो जब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी बढ़ती है, जैसे मान लीजिए प्राइस ऑफ कार बढ़ी तो डिमांड फॉर कार कम हो गई, उस वजह से जो है डिमांड फॉर पेट्रोल भी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमें देखना है इसका रिलेशन इसके साथ में। ठीक है, तो देखिए प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी जब बढ़ती है तो डिमांड फॉर वाई कमोडिटी भी जो है वो बढ़ जाती है इन डिमांड फॉर वाई कमोडिटी भी जो है घट जाती है इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, और ये कैसा रिलेशन है, एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, तो ये हो गया नेगेटिव रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन साहब, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, if two goods are complementary then rise in the price of one results in fall in the demand for the other। आंसर बी है हमारा, राइज नहीं होगा, राइज इन बोथ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पर अगर हो जाता फॉल इन डिमांड फॉर बोथ तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर राइज है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्राइस ऑफ एक्स बढ़ने से डिमांड फॉर एक्स भी घटी है और डिमांड फॉर वाई भी घटी है, दोनों जो है फॉल हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फॉल होता तो सही रह जाता, लेकिन यहाँ पर जो है डिमांड राइज करने के लिए हो रहा है, राइज जो है गलत है आंसर, बढ़ेगा नहीं गिरेगा दोनों। डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फॉर, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व किसका बनता है वैसा, नॉर्मल गुड का नहीं बनता, नॉर्मल गुड का जो है नेगेटिवली स्लोप बनता है, इंफीरियर गुड का नेगेटिवली स्लोप बनता है, गिवन गुड का जो है अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। आंसर सी, हमने अभी देखा है ये सवाल। सवाल नंबर 41 मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व अकर्स, मूवमेंट कब होता है साहब, ये है यहाँ पर हमने लिया प्राइस और यहाँ पर हमने लिया क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस, गुड की खुद की प्राइस के अंदर चेंज होने की वजह से गुड के खुद की प्राइस के अंदर चेंज होने की वजह से जो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, अकर्स ड्यू टू change in own price of the commodity, A is correct। determinants of demand other than own price of the commodity, इसकी वजह से क्या होता है साहब, इसकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, आंसर ये गलत हो गया, बोथ एंड भी तो नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस भी नहीं है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। An increase in price of electricity will cause the demand for electrical appliance। देखिए जी, इलेक्ट्रिसिटी की जो है बढ़ चुकी है, प्राइस बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ गई। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मतलब जो विद्युत जो बिजली से चलने वाली गैजेट्स हैं, उनकी डिमांड का क्या होगा भाई साहब, इलेक्ट्रिक डिवाइस की जो है डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। बिजली और इलेक्ट्रिक डिवाइस एक साथ इस्तेमाल होते हैं, तो अगर बिजली के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग इलेक्ट्रिक डिवाइस की डिमांड को क्या कर देंगे भाई साहब, कम कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ने से इलेक्ट्रिसिटी की जो है क्या हो जाएगी वैसा, पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होने से इलेक्ट्रिकल डिवाइस की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस
इलेक्ट्रिक डिवाइस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो उन कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर कैसा रिलेशनशिप होता है ये हमें पता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल कॉज डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू फॉल। बी होगा इसका आंसर। ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व मींस, डिमांड कर्व के अंदर शिफ्ट से आप क्या समझते हैं? शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब है शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब है हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट हुआ है ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। यहाँ पर प्राइस को जो है हम कांस्टेंट मान के चलते हैं और हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो चुका है, हमारी क्वांटिटी जो है वो चेंज हो चुकी है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व मींस फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन ओन प्राइस। नहीं भाई, सिर्फ फॉल नहीं होता, फॉल और इंक्रीज दोनों हो सकता है। और ओन प्राइस से तो क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है, ये हमें पता है। ठीक है, शिफ्ट नहीं होता है। राइज इन द डिमांड ड्यू टू फॉल इन ओन प्राइस से मूवमेंट होता है। चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस, बिल्कुल सही जवाब है इसका और आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है। अ फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल कॉज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड के केस के अंदर अगर इनकम कम हुई है तो कंज्यूमर क्या करेगा? प्राइस देखते हैं भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पर। एक अगर कंज्यूमर की इनकम कम हुई है तो पहले वो जो ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहा था अब वो जो है इस क्वांटिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, उसकी जो डिमांड पहले D1 थी अब जो है वो कितनी हो जाएगी, D0 हो जाएगी। ठीक है, अब वो जो है उसकी क्वांटिटी को कम कर देगा। जब मेरे पास में पहले 100 रुपए आते थे तब मैं जो है उसकी 10 क्वांटिटी खरीदता था किसी भी प्रोडक्ट की। अब मेरे पास में जो है 80 रुपए ही आते हैं इनकम के, तो मैं उसकी जो है डिमांड को कम कर दूंगा और 8 यूनिट जो है कर दूंगा। ठीक है, इजी है। A fall in income in case of normal good will cause upward movement on the demand curve, बिल्कुल गलत बात है। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व, बिल्कुल गलत बात है। राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, बिल्कुल गलत बात है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो है इसका आंसर रहेगा। देखिए ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है डिमांड कर्व। ठीक है, फॉल फॉल इन इनकम, डिमांड कर्व लेफ्ट में जाएगा। राइज इन इनकम, डिमांड कर्व राइट में जाएगा। प्राइस अगर ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अगर क्या हुई है, बड़ी है, मूवमेंट जो होगा वो कहां होगा, अपवर्ड होगा। मूवमेंट अपवर्ड, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन भी। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी ऑन कमोडिटी अगर घटी है तो मूवमेंट डाउनवर्ड होगा। प्राइस बढ़ी है, सॉरी प्राइस अगर यहां पर घटी है, गलती हो गई। प्राइस अगर घटी है तो अपवर्ड मूवमेंट होगा और अगर प्राइस बढ़ी है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Change in the quantity demanded of a commodity due to change in its own price, other thing remaining constant is called, बिल्कुल सही बात है। एक जो गुड है उसकी प्राइस में चेंज होने की वजह से प्राइस में चेंज होने की वजह से जो गुड में चेंज आया है उसको हम क्या कहेंगे, ऑन प्राइस में क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, इसको कहेंगे हम भाई साहब प्राइस इफेक्ट। ठीक है, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट दोनों को मिला के होता है। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट।
दोनों जो है इसके अंदर होता है, ठीक है। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ड्यू टू ओन प्राइस को हम प्राइस इफेक्ट कहेंगे। आप आंसर जो है बी लगा लीजिएगा इसका। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है कि प्राइस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है कि प्राइस जो है हमारा इस तरफ आया है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि हमारी डिमांड जो है वो कम हुई है, ठीक है। Q0 से Q1 की तरफ आई है। इसको हम कहते हैं जब हमारा जो कर्व है वो कहाँ जाए, अपवर्ड चला जाए, अपवर्ड मूवमेंट हो गया ये। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट हुआ है फ्रॉम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, बिल्कुल सही बात है। टू राइट ऑन द अनदर डिमांड कर्व, बिल्कुल गलत। फ्रॉम अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, नहीं जी ये भी गलत है। टू लेफ्ट ऑन अनदर डिमांड कर्व, गलत बात है। ये जो है आंसर इसका हो जाएगा सी, सॉरी इसका आंसर हो गया ए वुड बी द करेक्ट आंसर। जहां पर हमको पता चला फ्रॉम लोअर पॉइंट, ये जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पर आ गया, जिस वजह से जो है यहाँ पर हमारी क्वांटिटी जो हम पहले इतने कंज्यूम कर रहे थे हम कम कंज्यूम अब कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड यही कहता है। इंक्रीज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू, डिमांड के अंदर इंक्रीज कैसे होता है भाई साहब? इंक्रीज इन डिमांड होता है ड्यू टू शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जब हमारा डिमांड कर्व D1 से D2 पर चला गया या फिर D2 से D1 पर आ गया, इसको कहते हैं, सॉरी D1 से D2 पर आ गया, इसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड कर्व, ठीक है। हमने यहाँ पर प्राइस को जो है कांस्टेंट रखा है, हमारा जो है Q1 से कहां पर चला गया, Q2 पर चला गया, क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। देख लेते हैं भाई, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस डिक्रीज हुई है तो बिल्कुल जी हमारा जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सही है। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इससे भी जो है हमारा कर्व जो है आगे की तरफ शिफ्ट होगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इससे भी होगा। इसका आंसर ये ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, डी है इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए जी भाई, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस में डिक्रीज हुआ है तो हमारा जो है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अगर गिरी है तो डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी बढ़ेगी और डिमांड फॉर वाई कमोडिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों जो है क्या है हमारे, ये दोनों जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं, ठीक है। इंक्रीज इन सब्स्टिट्यूट, अगर एक्स और वाई जो है सब्स्टिट्यूट गुड हैं तो डीएक्स अगर हमारा घटा है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अगर इंक्रीज इन द प्राइस, सॉरी अगर ये बड़ा है तो dx जो है वो घटेगा और इस वजह से हमारा जो है प्राइस डिमांड फॉर y बढ़ेगा, क्योंकि x और y को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। x और y को जो है हम एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में अगर x की डिमांड हमारे यहाँ पर कम हुई है तो डिमांड फॉर y जो है हम बढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 47, इंक्रीज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू, इंक्रीज इन डिमांड जो है वो क्यों होती है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की अगर प्राइस गिरेगी, पी एक्स और एक्स एंड वाई अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं तो पी एक्स अगर गिर रहा है तो डिमांड फॉर एक्स जो है वो बढ़ेगा। अगर डिमांड फॉर एक्स बढ़ेगा तो डिमांड फॉर वाई भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, ठीक है। इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो डिमांड जो है हमारा कर्व शिफ्ट होगा, इंक्रीज इन डिमांड जो है वो होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड, हमारा डिमांड कर्व जो है वो राइट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर एक्स एंड वाई जो है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड है तो अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी बढ़ेगा तो डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी जो है हमारा वो भी बढ़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट गुड है, एक्स को जो है अगर वाई की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर हम एक्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वाई को जो है हमें कम कंज्यूम करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में जो डिमांड कर्व है वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इंक्रीज इन डिमांड होगा,
इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये भी होगा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, हाँ सॉरी गलत हो गया ये, अगर ये दोनों सब्सटीट्यूट गुड हैं तो प्राइस अगर इसकी बढ़ेगी, एक्स कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ेगी तो एक्स कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है। अब अगर इसकी एक्स को अगर कोई लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्स और वाई को एक साथ एक की जगह पर दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर एक्स की डिमांड बढ़ रही है तो वाई की डिमांड क्या हो जाएगी वैसा कम हो जाएगी। एक्स की अगर डिमांड बढ़ रही है तो वाई की डिमांड कम हो जाएगी, और एक्स की डिमांड अगर घट रही है तो वाई की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए एक्स की डिमांड कम हो रही है तो वाई की डिमांड बढ़ जाएगी। वापस देखो, एक्स एंड वाई अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं तो प्राइस ऑफ एक्स बढ़ने से डिमांड फॉर एक्स जो है वो घटेगी, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। और ये एक्स और वाई जो है एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अगर एक्स की डिमांड कम होगी तो वाई की डिमांड भी कम होगी, एक्स की डिमांड बढ़ेगी तो वाई की डिमांड भी बढ़ेगी। एक्स की यहाँ पर डिमांड जो है अगर एक बार गिर रही है तो वाई की डिमांड भी गिरेगी, अगर एक्स की डिमांड बढ़ रही है तो वाई की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड का रिलेशनशिप हो गया। सब्सटीट्यूट गुड की बात अगर हम करें तो अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी बढ़ रही है तो डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी घटेगी, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अगर घट रही है तो डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी बढ़ेगी। अब एक्स एंड वाई जो है वो सब्सटीट्यूट गुड हैं, मतलब अगर हम एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो एक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वाई का इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक्स की डिमांड बढ़ेगी तो वाई की डिमांड घटेगी, एक्स की डिमांड घटेगी तो वाई की डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड फॉर एक्स अगर घट रही है तो डिमांड फॉर वाई बढ़ेगी, डिमांड फॉर एक्स अगर बढ़ रही है तो डिमांड फॉर वाई घटेगी, ठीक है, ये रिलेशनशिप है। और हमको ये रिलेशनशिप इसके अलावा याद रखना है कि जब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी बढ़ती है तो डिमांड फॉर वाई बढ़ती है इन द सब्स्टिट्यूट गुड, तो यहाँ पर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड होने की वजह से डिमांड फॉर वाई भी जो है क्या होगा हमारा बढ़ेगा, राइटवर्ड शिफ्ट होना इसमें तय है। ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर बन जाएगा, डी ऑप्शन है। assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या अजम्पशन है। लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है प्राइस के अंदर ही केवल और केवल चेंज होगा, प्राइस के अंदर ही केवल चेंज होगा, अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड कहता है। कांस्टेंट ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बिल्कुल गलत बात है, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो चेंज होगी ही। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनका क्या कांस्टेंट रहेंगे, बिल्कुल सही बात है, ये कांस्टेंट रहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, ये आंसर बी होगा इसका। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, बी ऑप्शन है इसका। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 49, लॉ ऑफ डिमांड इज वायलेटेड व्हेन, लॉ ऑफ डिमांड जो है कब वायलेट होता है। लॉ ऑफ डिमांड वायलेट होने का मतलब है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी नहीं, डिमांड भी बढ़ेगी, या फिर डिमांड कांस्टेंट रहेगी, और जब प्राइस घटेगी तो डिमांड घटेगा नहीं बल्कि डिमांड बढ़ेगा नहीं बल्कि ये भी घट जाएगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। मतलब प्राइस और डिमांड के अंदर जब क्या हो जाए पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाए तब जो है लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा वायलेट हो जाएगा, ठीक है जी। लॉ ऑफ डिमांड इज वायलेटेड व्हेन इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, substitute effect is negative, negative income effect and greater than substitution effect, negative income effect is less than substitution effect। ये मुझे लगता नहीं अपने सिलेबस का पार्ट है, क्लास 11 के सिलेबस के हिसाब से ये जो है थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, नहीं बनेगा ये। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, अ फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू, अगर एक प्राइस एक कमोडिटी की खुद की प्राइस अगर गिर जाती है तो उससे जो है क्या चेंजेस होंगे। पीएक्स अगर गिर जाता है तो उससे भाई साहब पहली बात तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है,
इन रियल इनकम जो है वो भी बढ़ जाएगी। रियल इनकम का मतलब है कि हम जब प्राइस उसकी थी, जब प्राइस ऑफ एक कमोडिटी थी 10, तब हम उसकी जो है 10 कमोडिटी की जो है 10 यूनिट जो है वो खरीद रहे थे। जब उसकी प्राइस जो है गिरकर हो गई 5, तब जो है हम उसके अब कितने 20 यूनिट जो है वो खरीदेंगे। मतलब अब हम, हमारी इनकम तो चेंज नहीं हुई, हमारी तो इनकम तो फर्ज कीजिए जैसे मान लेते हैं हमारी इनकम जो थी वो 100 रुपए थी। अब ये जो 100 रुपया है ये तो 100 रुपया ही रहा। जब हमारी प्राइस गिर गई उस वजह से हमारी इनकम जो पहले 10 यूनिट दे खरीद पा रहे थे हम इतनी इनकम से, अब जो है हम उसके 20 यूनिट खरीद पा रहे हैं। मतलब हमारी जो इनकम की कैपेसिटी है, रियल इनकम जो है हमारी असली जो इनकम है वो बढ़ चुकी है। रियल इनकम हमारी बढ़ चुकी है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी जब गिरती है तब रियल इनकम बढ़ जाती है। इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बिल्कुल सही बात है, डिक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, देखिए पहले उसकी परचेजिंग पावर कितनी थी, केवल 10 यूनिट की, अब उसकी परचेजिंग पावर कितनी हो गई, 20 यूनिट की। मतलब ए और सी दोनों सही है, आंसर नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा ये सवाल अपना। डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड, अलग अलग प्राइस के ऊपर अलग अलग डिमांड खरीदना, 10 20 30 40, इसके ऊपर जो है अलग अलग क्वांटिटीज खरीदने को क्या कहते हैं, इस चीज को, ये है सवाल। इसको कहते हैं डिमांड शेड्यूल कहते हैं साहब, इसको डिमांड का टेबल कहते हैं इसको। क्वांटिटी डिमांडेड नहीं होगा, पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जो जितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं वो क्वांटिटी डिमांडेड होता है। डिमांड फंक्शन नहीं होता, डिमांड फंक्शन ये होता है फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ओ। ठीक है, ये है डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड जो है वो नहीं होगा, ये होगा डिमांड शेड्यूल। ए ऑप्शन इज करेक्ट। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट यील्ड्स, ये क्या होता है ये, अगर जब हमने उस टेबल को डायग्राम के ऊपर शो करा इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए, तो हमको जो है एक डिमांड कर्व यहाँ पर मिलेगा। ये डिमांड कर्व जो है किसका है, जब हम बात करें इंडिविजुअल की, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो हमें जो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व मिलेगा। मार्केट डिमांड कर्व, जब हमारे पास में ये जो कंज्यूमर है, इन दोनों कंज्यूमर के जब हम क्या निकाल देंगे, कर्व निकाल देंगे, तो हमारे पास में मार्केट डिमांड कर्व मिलेगा। इन दोनों का हॉरिजॉन्टल समेशन ही मार्केट डिमांड कर्व होता है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का हॉरिजॉन्टल समेशन ही मार्केट डिमांड कर्व होता है। ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व है इंडिविजुअल बायर के लिए। अगर पूरा मार्केट है तो वो मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। टेबुलर प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर्व, टेबुलर प्रेजेंटेशन शेड्यूल। ठीक है, आंसर बी है इसका। गलत गलत गलत। गुड्स आर अनडिमांडेड बिकॉज दीज पोजेसेस, ये क्या है सवाल। नो आइडिया बेटा, कोई कोई भी आइडिया नहीं मुझे क्या है ये सवाल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर सही है, आर सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर गलत है, आर डिमांडेड टुगेदर बिल्कुल सही बात है। आंसर हो गया हमारा डी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और एक साथ जो है इस्तेमाल करे जाते हैं। ए और सी जो है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। नॉर्मल गुड के अंदर इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता है, नॉर्मल गुड के अंदर इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे नॉर्मल गुड के जो है डिमांड भी बढ़ती चली जाती है। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, आंसर बी। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड के अंदर द रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, नॉर्मल गुड के अंदर जो है इनवर्स रहता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड ही कह रहा है हमारे को। ठीक है, पॉजिटिव नहीं, कांस्टेंट नहीं। पॉजिटिव किस में होगा,
प्राइस ऑफ गिवन गुड और डिमांड फॉर गिवन गुड के अंदर। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या है? गिवन गुड जो है लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब है ऐसा गुड जो आपको मार्केट से अलग खड़ा कर दे। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे मान लीजिए एक हीरा है हमारे पास में, एक ऐसा हीरा है जो कि दुनिया में केवल एक ही है, तो वैसे सिचुएशन के अंदर इसकी प्राइस जो है जितनी बढ़ेगी उतना जो है इसकी डिमांड बढ़ेगी। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जो आपको मार्केट से अलग खड़ा कर दे। तो बी और सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर होगा डी। नॉर्मल गुड तो नॉर्मल है, सब कोई खरीद लेता है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करेगा ये। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड फंक्शन का जो है ये डिटर्मिनेंट है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का पार्ट नहीं है। ये ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट के अंदर रिच एंड पुअर के बीच के अंदर कैसा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो है मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करता है, ना कि इंडिविजुअल की डिमांड को। ठीक है, ए एंड सी नहीं, ये तो गलत है, ये भी गलत है। आंसर है हमारा बी। मार्केट डिमांड जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है अफेक्ट होती है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े। इन केस ऑफ गिवन गुड डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, बहुत बार बता दिया, ये तो हो गया बहुत बार। When increase in price of one good causes an increase in the demand for other, the goods are प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीज हुआ, जैसे मान लीजिए px का, तो डिमांड का जो है वो भी, डिमांड फॉर एक्स ठीक है, और डिमांड फॉर वाई जो है वो भी बढ़ रहा है। कब होता है ये? कॉम्प्लीमेंट्री गुड का सिचुएशन है। सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट के अंदर तो dx अगर बढ़ता है तो dy घट जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर इंफीरियर जैसा कुछ, इंफीरियर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ना गिवन में होता। ठीक है, आंसर इज बी। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड के अंदर क्या सीन है भाई? इंफीरियर गुड के अंदर इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इनकम इफेक्ट जीरो होता है, या फिर क्या? जैसे जैसे एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर देता है भाई? कम कर देता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, देखा है अभी थोड़ी देर पहले ये सब। शिफ्ट इन डिमांड कर्व अकर्स व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर के अंदर चेंज होने की वजह से जो है हमारा डिमांड कर्व वो शिफ्ट होता है, ऑन प्राइस नहीं, डिटरमिनेशन ऑफ डिमांड अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बिल्कुल सही बात है, बोथ ए एंड सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन। Change in quantity demanded of a commodity due to change in real income of the consumer caused by change in own price of the commodity is called sorry, change in quantity demanded of a commodity due to change in real income of the consumer caused by change in own price। बताइए क्या कह रहा है ये कह रहा है dx जो है वो चेंज हुआ है ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर caused by change in own income effect कहते हैं इसको। सी देखिए सवाल क्या कह रहा है आप कि dx जो है वो चेंज हुआ है, मान लेते हैं बड़ा है, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी बड़ी है ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। रियल इनकम के अंदर कंज्यूमर की इनकम जो है वो चेंज नहीं हो रही है। रियल इनकम का चेंज होने का मतलब है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो गिर गई है, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो गिर गया है। इस वजह से जो कंज्यूमर है जो पहले 10 यूनिट खरीद पाता था, अब वो ही कंज्यूमर जो है पहले 8 यूनिट खरीद पाता था, वो ही कंज्यूमर जो है अब 10 यूनिट खरीद सकता है। मतलब उसकी जो है क्या बढ़ गई है? परचेजिंग पावर बढ़ गई है, रियल इनकम बढ़ गई है। अब इस सिचुएशन के अंदर ऑन प्राइस जो है उसकी चेंज हुई, उस वजह से उसकी इनकम जो है वो बढ़ गई,
और उसने डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी को बढ़ा दिया। ऐसे इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। ठीक है, दिख रहा है आपको? When income of a consumer rises in case of normal good, नॉर्मल गुड के केस के अंदर अगर एक कंज्यूमर की इनकम राइज होती है तो वो उस गुड के जो है डिमांड को बढ़ा देगा। ठीक है, अगर एक कंज्यूमर की इनकम राइज होती है तो इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, और डिमांड कर जो है कहां पर शिफ्ट होगा, इनकम बढ़ी है तो उसका डिमांड कर जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, D1 से जो है D2 पर ये चला जाएगा। ठीक है, when income of the consumer rises in case of normal good, demand curve shift to left, demand curve shift to right, राइट होगा, सही है, लेफ्ट में शिफ्ट नहीं होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अपवर्ड मूवमेंट ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जब बढ़ जाती है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी जब बढ़ जाती है तब अपवर्ड मूवमेंट होता है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी जब घट जाती है तब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंप्यूटर विल कॉज डिमांड फॉर इंटरनेट सर्विस। देखिए जी भाई, प्राइस ऑफ कंप्यूटर अगर बढ़ा है तो इंटरनेट सर्विसेज, तो डिमांड फॉर कंप्यूटर जो है वो घटेगा। ठीक है, और इंटरनेट जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम कंप्यूटर पर ही चलाएंगे तो इंटरनेट की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेट और कंप्यूटर जो है वो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर अगर एक गुड की डिमांड कम हुई है तो दूसरे की डिमांड भी कम होगी। तो इस सिचुएशन में इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंप्यूटर विल कॉज डिमांड फॉर इंटरनेट सर्विसेज टू फॉल। ठीक है, सी, प्राइस ऑफ कंप्यूटर बढ़ी तो डिमांड फॉर कंप्यूटर भी घटा, लॉ ऑफ डिमांड, और इस सिचुएशन के अंदर इंटरनेट की सुविधा जो है उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। आज इस 2 वीडियोस के अंदर हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को कंप्लीट करने की कोशिश करी है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को कंप्लीट करने की कोशिश करी है। इसके अंदर MCQs, अगर आपकी कोई फीडबैक हो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू सो मच।